नमस्ते, स्वागत है आपका इंडिया दिस वीक के नए एपिसोड में और मैं हूं आपकी होस्ट आमना अंसारी। Hi, this is Khalid Beg, and welcome to yet another episode of India This Week. Today, it's a great pleasure to have author, writer, columnist, Pasmanda activist, and upcoming public intellectual of India. You see a lot of his articles across a lot of news websites. Please welcome Dr. Faiz Ahmed Faizi. जी बहुत बहुत धन्यवाद खालिद साहब, आमिना जी, आप दोनों लोग। स्वागत है आपका फैजी जी। तो वापस से कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड चर्चा में है और यूं ही ये चर्चा में इट्स गेनिंग मोमेंटम एंड डिमांड्स आ रही हैं हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से। यूं ही ये डिमांड्स आए एज यूजुअल, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने प्रोटेस्ट कर दिया, कह दिया कि भाई साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एंटी माइनॉरिटी है। और उनका ये आर्गुमेंट है कि सेपरेट लॉज तो ग्रांट दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, ट्राइबल क्लासेस को भी दिए गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग सा स्टेटमेंट है कि ट्राइबल अपराइजिंग जब हुई थी तो अकोमोडेट किया गया था उनके डिमांड्स। तो इसी पे डॉक्टर फैजी, आपने एक आर्टिकल लिखा है प्रिंट में जिसमें आपने आर्ग्यू अगेंस्ट केस किया है AIMPLB के। तो शुरू से शुरुआत करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले अगर आप वो समझा दे दर्शकों को, और ऑब्जेक्शन क्यों कर रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, बताइए फैसला। देखिए, संविधान में स्पष्ट रूप से जो आर्टिकल 44 है उसमें ये चाहा जा रहा था कि स्टेट जो है इस बात को कोशिश करे, प्रयास करे कि देश में जो पारिवारिक देश में तो यूनिफॉर्म है कानून हमारे पास, ऐसा नहीं कि देश में यूसीसी नहीं है, यूसीसी है, देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है हमारा। लेकिन कुछ पारिवारिक मामले हैं, जैसे शादी ब्याह का मामला है, या हस्बैंड वाइफ में संबंध विच्छेद का मामला है, या उत्तराधिकार का मामला है, या एक गोद लेने वाली बात है, या जो पारिवारिक संपत्ति है उसकी विरासत की बात है। ये 4-5 पॉइंट हैं जिसको लेके थोड़ा यूनिफॉर्मिटी नहीं लॉ। बाकी जो लॉज हैं इसके अतिरिक्त सब यूनिफॉर्म है, एक बराबर है। ऐसा नहीं कि अगर आप चोरी करते हैं तो मुसलमान को अलग सजा मिलेगी, हिंदू को अलग सजा मिलेगी, या क्रिश्चियन को अलग मिलेगी, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया जाता है कि यूसीसी है। इन चीजों में भी, पारिवारिक मामलों में भी यूसीसी करने का प्रयास होना चाहिए, और इसके लिए संविधान में स्पष्ट गाइडलाइन है। और संविधान सभा की जो बहस हो रही थी उसमें भी लंबी चौड़ी बहस है। और संविधान सभा में आप जानते हैं कि मैं मुस्लिम की बात नहीं करता, मुस्लिम नाम की कोई चीज समाज में नहीं है। या तो वो बाहर से आए हुए स्वघोषित विदेशी अशराफ मुसलमान है, या फिर भारत के जो इंडिजिनस मुसलमान हैं वो हैं, जिनको हम देशज पसमानदा कहते हैं। दोनों के सुख दुख अलग अलग हैं, दोनों की सभ्यता संस्कृति अलग है, दोनों की भाषा अलग है, दोनों का एटीट्यूड अलग है, दोनों को राष्ट्र को लेके, भारतीय संविधान को लेके, आजाद भारत को लेके दोनों के विचारधाराएं भी बिल्कुल अलग अलग है। जहां अशराफ वर्ग के लिए भारत एक विजित प्रदेश है, पसमानदा देश पसमानदा के लिए भारत उसकी मातृभूमि। तो उस वक्त संविधान सभा में जो बहस हो रही थी तो उसमें ज्यादातर अशराफ वर्ग के लोग ही थे। बहुत दुख होता है और बहुत विडंबना है इस देश में कि मुस्लिम नाम पे जो भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है बाहर से आए हुए मुसलमानों को ही दिया जाता है। भारतीय मुल्क मुसलमानों को इस लायक नहीं समझा जाता है, चाहे अशराफ वर्ग की तरफ से, चाहे भारतीय सेकुलर और लिबरल लोगों की तरफ से, या दक्षिण पंथ के किसी की तरफ से भी, जो अब तक का देखने में आया है। हमें मुसलमान ही नहीं समझा जाता है, वो एक अलग बात। तो उसमें बहस हुई और ज्यादातर अशराफ ने विरोध किया, लेकिन बहुत से लोगों ने ये कहा कि नहीं, यूसीसी होनी चाहिए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर तो इस बात को लेके जो है बहुत ज्यादा वो थे कि नहीं, एक इस मामले में भी, जो पारिवारिक मामला है, इसके लिए भी एक तरह का कानून बना दिया जाए पूरे देश में, वो कानून हो। और आप देखेंगे सिर्फ संविधान सभा के बाहर भी जब हिंदू कोड बिल लाने की बात हुई, हिंदू का भी पर्सनल लॉ आप देखेंगे आजादी से पहले अलग अलग था। उधर साउथ इंडिया में जो था, उधर कुछ मैं समझता हूँ याज्ञवल्क्य का जो मिताक्षरा है उसका टीका चलता था, अगर मैं सही हूं तो। या फिर आप उधर आसाम की तरफ चले जाए, बंगाल की तरफ चले जाए, वहां पे कुछ हिंदू मैथोलॉजी कोई दूसरी बुक उससे वो चलता था। महाराष्ट्र की तरफ, मतलब हिंदू धर्म में भी कई तरह की जो है पर्सनल लॉ की टीकाएं थी,
किताब जो उनका उस हिसाब से चलता है, उनके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी इस मामले को लेके। उसके लिए हिंदू कोड बिल जब आया है, अम्बेडकर इस बात को लेके बहुत ज्यादा दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उस वक्त बड़ा विरोध हुआ, राष्ट्रपति तक ने विरोध किया और अम्बेडकर इस बात को लेके बहुत अडिग थे। और उन्होंने इसी बात को लेके जब देखा कि उनकी बात नहीं हो रही है तो उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। और भी बहुत से कारण हैं उनको मंत्रिमंडल से बाहर करने में, इस्तीफा देने में, लेकिन हिंदू कोड बिल भी होता। और फिर नेहरू जी भी बहुत उसको चाहते थे कि नहीं एक कोडिफिकेशन हो जाए हिंदू लॉ के लिए। उस वक्त उन लोगों ने मुस्लिम लॉ पे या और जो अदर देन जो समाज है, जब मैं हिंदू कहता है तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जिसको हिंदू डिफाइन किया गया है, जो सिख हैं या जो लिंगायत समुदाय है या बौद्ध समुदाय है, जैन समुदाय है, ये सब जो आर्य समाजी, ये सब एक अम्ब्रेला टर्म है जिसको हिंदू कह के उसमें वो किया जाता है। तो लेकिन मुस्लिम समाज में आप देखेंगे कि उसी के बाद से आप पर्सनल लॉ बोर्ड बना के और इस तरह करके ये किया गया। एक बात यहाँ समझिए, बात चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे वंदे मातरम की बात हो, चाहे देश की किसी भी बात हो, अशराफ वर्ग जो शासक वर्ग रहा है भारत, जिसने पाकिस्तान भी ले लिया, कश्मीर भी उसको चाहिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक मंत्रालय, ये सब चाहिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, इस तरह के छोटे छोटे पाकिस्तान भी भारत के अंदर भी बना रखे हैं और पाकिस्तान नाम का एक लैंड भी बना रखे हैं। उनका एक हर चीज में वो हर चीज में एक अलग चीज दिखाते हैं, हर चीज में उनको अलग चाहिए, अलग हिस्सा चाहिए, जिसको अलगाव कहते हैं, जिसी को अलगाववाद कहते हैं। उनका एक अपना सोचना है। तो यूसीसी में भी वो वही चीज लेके आ रहे हैं कि नहीं साहब यूसीसी आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम होगी, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा, और इस तरह की तमाम आर्गुमेंट दिए जाते हैं। हमारी जो महिला एक्टिविस्ट है, मौलाना है, वो कहकशां वकार जी कहती हैं कि उनको ये पढ़ाई के जमाने में, चूंकि आलिमा है, मदरसे से वो पास आउट है, उनको ये बताया जाता था कि यूसीसी लगने से जो हम अपने मुर्दों को दफन नहीं कर पाएंगे, शादी ब्याह में हिंदू रस्म को मानना होगा, या फिर हम टोपी नहीं पहन पाएंगे, मुर्दों को अपने दफन नहीं कर पाएंगे। इस तरह के रूमर्स उड़ाए जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि बोर्ड के जो सचिव है उनको कितनी नॉलेज है संविधान की। एक मौलवी को जो मदरसे से पास आउट है, वो किसी चीज को कहता है कि गैर संवैधानिक। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल आप किसी चीज को कह रहे हो तो पहले आपको पता होना चाहिए कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशनल कैसी होती है। संवैधानिक अगर आप कहेंगे भाई ये चीज संवैधानिक है, तब तो आप उसको कहेंगे कि एक मौलवी साहब हमको, मैं खुद ऑलरेडी मैं बैचलर ऑफ साइंस हूँ, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन हूँ, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन हूँ, मैंने भी पूरी तरह से संविधान उस तरह से नहीं पता। मुझे भी डर लगता है संवैधानिक मामलों में कि उसको कुछ समझना है, बूझना है, तो मैं लॉयर से पूछता हूँ जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। ये साहब जो है मध्ययुगीन मध्य काल के जो फिक इस्लामी बने उसको पढ़ के अपने को बैरिस्टर समझने लगते हैं। और उसमें एक आध बैरिस्टर भी रखा है इन लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, वो सब फालतू टाइप के बैरिस्टर हैं, जो ओवैसी साहब एक बैरिस्टर हैं, ये और भी इस तरह के लोग हैं। तो ये एक मौलवी बैठ के फतवे देता है कि नहीं साहब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अल्पसंख्यक विरोधी है। अल्पसंख्यक का डिफिनेशन इनको नहीं पता होगा, अल्पसंख्यक का डिफिनेशन क्या है। या तो इन्हें सब पता है या इन्हें कुछ नहीं पता है, या तो इग्नोरेंट है या जानबूझ के ये एक अलगाववाद पैदा करे, देश में बवाल पैदा। और ये मुस्लिम सांप्रदायिकता है जिसके विरोध में पसमानदा आंदोलन आजादी से पहले भी था, ट्यू नेशन थ्योरी और सेपरेट इलेक्टोरेट के विरोध में, और हम आज भी मुस्लिम सांप्रदायिकता के विरोध में। इसके बैकग्राउंड को आप समझने की कोशिश कीजिए कि सिर्फ यूसीसी ही नहीं, ये वंदे मातरम में भी मुस्लिम सांप्रदायिकता ले आते हैं कि साहब ईमान खराब हो जाए। मैं कहता हूं जब क्रिमिनल लॉ में मुसलमान हम मान रहे हैं, भारतीय संविधान का क्रिमिनल लॉ मानते हैं, यहाँ चोरी की सजा हाथ काटना तो नहीं है, तो क्या एक भारत में रहने वाला मुसलमान की चोरी करने की जो भारतीय कानून में सजा है उसको मान लेने से उसका ईमान यकीन खतरे में पड़ जा रहा है? वो मुसलमान नहीं रह जाता। जब क्रिमिनल लॉ में हम भारतीय संविधान को मानते हैं, इंडियन पेनल कोड को मानते हैं, हमारे इस्लाम पे, हमारे ईमान यकीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पर्सनल लॉ में अगर हम उसको फॉलो करेंगे तो कहाँ से हमारे ऊपर फर्क पड़ जाएगा। तो इस तरह के रूमर, ये धर्म का खेल, ये पुराना इन लोगों का, ये खेलते रहते हैं। तो आप उस बात को समझिए कि किस उनका बैकग्राउंड क्या है, उनकी सोच क्या है, वो चाहते क्या है। वो ट्यू नेशन थ्योरी और मुस्लिम विमर्श तक जब आप आएंगे, मैं हमेशा कहता हूँ कि मुस्लिम विमर्श ट्यू नेशन थ्योरी का एक बदला हुआ रूप है। तो हर चीज में उनको अलगाव चाहिए, अलग चाहिए। ये अलग बिलग वाली जो बात है ना, हर चीज को अलग करते हुए अलग करके पाकिस्तान ले लिया, और मैंने अभी जो उदाहरण के तौर पे कहा, तो वो यूसीसी पे वो पूरा एक मुस्लिम सांप्रदायिकता का खेल खेलते हैं। मुस्लिम सांप्रदायिकता की वजह से हिंदू सांप्रदायिकता आती है, और इन जब सांप्रदायिकता का माहौल देश के अंदर बनता है तो जो देश का जो डाउन ट्रोडन
समाज है, जो वंचित समाज है, जो ठेला लगाने वाला, चाहे वो हिंदू हो ठेला लगाने वाला, चाहे वो मुसलमान हो, वो जद में आता है, वो प्रभावित होता है, उसकी दुकानें बुलडोज होती हैं, उसके मकान जलाए जाते हैं और उसका नुकसान भुगतना होता है। तो अशराफ वर्ग को इससे मतलब नहीं है, वो 90% इस देश में बसने वाले मुसलमानों का नुकसान पे, और न सिर्फ मुसलमान बल्कि और जो इस देश के लोग हैं यहाँ के, उनके नुकसान पे अपने शासन और सत्ता वर्चस्व की कुर्सी रखता है। वो इसका आदी है। और हदीस है जिसका मफहूम है कि जब आदमी को एक गुनाह करता है तो एक काला नुक्ता उसके दिल पे पड़ जाता है, जब वो तौबा कर लेता है तो धुल जाता है। लेकिन जब बार बार वही गुनाह करते जाता है तो दिल जो है बिल्कुल स्याह काला हो जाता है, फिर उसके ऊपर मुहर लग जाती है, फिर कोई खैर की बात, कोई अच्छी भले बात उनको नहीं समझ में आती। तो ये जो अशराफ उलमा है, अशराफ इंटेलेक्चुअल है, ये कोट टाई पहनने वाला अशराफ और ये शेरवानी पहनने वाला अशराफ, ये सबके गुनाह करते करते मुस्लिम सांप्रदायिकता, अलगाववाद, ट्यू नेशन थ्योरी, मुस्लिम विमर्श का गुनाह करते करते इनका दिल इतना स्याह काला हो चुका है कि उस पर मोहर लग चुकी है, कोई भले की बात इनको समझ में नहीं आती। जी फैजी साहब, आपने जैसे समझाया, और कुछ मैं आपके लाइंस भी पढ़ूंगा जो आपने प्रिंट में काफी बेहतरीन आर्टिकल लिखा है। आपने कैटेगोरिकली कहा है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इज नो डिफेंडर ऑफ मुस्लिम पर्सनल लॉ। एंड वहां से तो जैसे आप कह रहे थे, वो तो इतनी डेंजरस रूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं कि जो करंट जनरल सेक्रेटरी है, खालिदुल रहमानी कुछ नाम है उनका, वो कह रहे हैं कि ये सबसे डिफिकल्ट पीरियड है मुस्लिम्स के लिए 1857 और 1947 से भी ज्यादा, विच क्लियरली इज हिमालयन रूमर मॉन्गरिंग। आप बहुत फियर डालने की कोशिश कर रहे हो गरीब मुसलमान में। उसके बाद आपने भी ये आर्ग्यू किया है कि इनकी पॉलिसी ज्यादातर रहती है कि स्कैर्ड और कंफ्यूज रखे आम मुसलमान को, ताकि फिर वो एक क्लैशेस में हिंदूज के साथ लड़े, और फिर एक वहां से आप रिएक्शन देखे, वो कॉन्टेक्स्ट हटा देते हैं। इस पे इनफैक्ट हमीद दलवाई की भी आर्गुमेंट है जो आपने अभी कही कि हिंदू कम्युनलिज्म एक रिएक्शन आता है फिर मुस्लिम कम्युनलिज्म को, लेकिन कॉन्टेक्स्ट ये हटा देते हैं। एंड आपने लेकिन ये भी आर्ग्यू किया है कि इट डज नॉट गिव रिप्रेजेंटेशन टू इंडिजिनस पसमानदा मुस्लिम्स, नीदर टू वुमेन, नो पावरफुल पोजीशन। तो उसमें जरा आप अगर इलाबोरेट करते हैं। देखिए, मैंने उसमें जो मुख्य बात कही है, मैंने ये बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भारतीय मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने का ना तो नैतिक आधार है, ना तो संवैधानिक आधार है, और ना ही इस्लामिक आधार है। इन तीनों आधार पे नल एंड वाइड हो जाते हैं। इनके पास इस्लामिक आधार भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम में आप देखेंगे औरतों को रिप्रेजेंटेशन करने का अधिकार था। आप आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फौज को लीड करती हैं, वो एक अथॉरिटी है इस्लामिक फिक्र के मामले में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी, और उनके जाने के बाद भी जब सहाबा कराम में बहुत कुछ मसले फंस जाते थे तो वो जाते थे, हजरत आयशा से मिलते थे, मसले मसाइल समझते थे। इस्लामिक लॉ और कुरान हदीस, जो इस्लामिक एक लॉ है, जो इस्लामिक इंटरप्रिटेशन है, या जो भी इस्लामिक लॉ के बारे में आयशा सिद्दीका को एक अथॉरिटी की हैसियत हासिल थी। आप देखेंगे खुद जो पहली बीवी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो खुद बिजनेस वुमन थी। तो और आप देखेंगे उमर फारूक जिनको बहुत ही कट्टर माना जाता है, उनके जमाने में शिफा बिन्त अदविया जो थी मदीना मार्केट की, जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, कॉमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटर थी, और वो फिजिशियन भी थी, और वो इस्लामिक मामलों में, बहुत से मामलों में, जो शासन प्रशासन के मामले में हजरत उमर उनसे बराबर जो है राय मशवरा किया करते थे। तो बिल्कुल साफ बात है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कभी भी औरतों को, या इस्लामिक फिक्र जो इस वक्त हमारे सामने इस्लाम है, वो किसी भी औरत को नेतृत्व के लिए लायक नहीं समझता, वो औरत को लीडरशिप के लायक नहीं समझता है। बहुत जब दबाव पड़ा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे, तो इन्होंने एक दो औरतें उसमें रखी हैं, तो वो भी उन्हीं के घर की औरतें, अशराफ वर्ग की। अशराफ देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अशराफ वर्ग तो ही है, अशराफ के अंदर भी कुछ चंद परिवार हैं जो उन्हीं का वो समील बाजा टाइप का है, जैसे गांव में एक समील बाजा बजता रहता, सब एक ही तरह का बाजा बजाते हैं। तो दो चार चंद परिवार हैं, तीन चार परिवार हैं, उसी के लोग उसमें अध्यक्ष, सेक्रेटरी, अलाना फलाना ढिकाना बनते रहते हैं। जब उमर जाते हैं तो उनका लड़का, और उनका लड़का नहीं तो जो क्लोज रिलेटिव होता है वो बनता है। तो उनको एक इस्लामिक नहीं है। आप देखेंगे कि इस्लाम में अल्लाह के रसूल ने एक यंग आदमी को फौज का कमांडर बनाया, ओसामा बिन जैद को, जो गुलाम के लड़के थे। और उस वक्त बड़े बड़े शेख सैयद, उस वक्त कुरैश कहा जाता था, जो आजकल अपने को शेख सैयद कहते हैं, बड़े बड़े उसमें अबू बकर थे, उस्मान थे, उसमें उमर फारूक भी थे, बड़े बड़े सहाबी थे उनके। और लोगों ने इस पे एतराज भी इस डिसीजन पे किया था
कि आप एक नौजवान को क्यों नौजवान लड़के को, जो गुलाम का लड़का है, उसको आप कमांडर बना रहे हैं। तो ये सोशल जस्टिस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात तैयबा में किया था। उसको भी अगर देखेंगे तो वो भी यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है। पहली चीज, औरतों के बारे में बता दिया, सोशल जस्टिस के बारे में हमने बता दिया। इस्लाम का जो सोशल जस्टिस है वो भी ये फॉलो नहीं करते हैं। इनके पास इस्लामिक आधार भी नहीं है सारे मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि यहाँ कोई ओसामा नहीं है, कोई ओसामा बिन जैद कोई घुसने नहीं देते मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक रूप में देखेंगे कि संविधान लोकतंत्र को प्रिफर करता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अंदर लोकतांत्रिक चरित्र नहीं है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। ये मरने के बाद इनके यहाँ जो पोस्ट होते हैं ना, लाइफ टाइम होते हैं। इनका सदर लाइफ टाइम होगा, जब तक मरेगा नहीं दूसरा सदर नहीं होगा। कोई इलेक्शन नहीं, कोई चुनाव नहीं। बताइए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हमारा भारत है, उस सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये अलोकतांत्रिक जो है एनजीओ चल रही है। इसको दुख होता है, मुझे विडंबना है कि भारतीय सरकार, भारतीय इंटेलेक्चुअल, भारतीय मीडिया, सारे लोग उसको मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं। प्रिंट पे जो मेरा लेख लिखा है उस पर लाइक्स भी बहुत कम है। मुझे लगता है लोग उसको देखना पढ़ना भी नहीं चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल सच बात है। अब आ जाइए, 3 आधार हमने बताया, तो एक जो है उसको संवैधानिक नैतिक आधार भी नहीं है। लेकिन नैतिक इसलिए नहीं है कि जब आप किसी समाज में सामाजिक न्याय को नहीं मानते हो, लोकतंत्र को नहीं मानते हो, तो इस देश में आज के मॉडर्न युग में फिर आपके पास कोई नैतिक आधार नहीं है कि फैयाज अहमद फैजी और आमिना बेगम की तरफ से बात करने। क्योंकि जब आपने हमारे समाज को उसमें जगह नहीं, तो आपके पास कोई नैतिक आधार नहीं। लोग बीजेपी, यही अशराफ वर्ग बीजेपी पे सवाल करता है कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते हो, मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हो, आपके पास नैतिक आधार नहीं है। तुम्हारे पास क्या नैतिक आधार है? वही पैरामीटर जब इधर लगेगा तो वो पैरामीटर उधर लगना चाहिए, भाईजान की तरफ नहीं लगना चाहिए। वो एक टिकटॉक पे एक वीडियो आता था कि तुम्हारा कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। तो इस तरह की बातें हैं जी। Amna, as a woman and also coming from the Pasmanda community, you've been very passionate about the cause of Uniform Civil Code. You've argued on very popular YouTube channels that saying ki Uniform Civil Code, you are in support of that. And one understands that in the Constitution, Article 44 states that the state shall endeavor to secure for the citizens a uniform civil code through the territory of India. Okay, since you have a law background as well, and this is ironic because the Secretary of All India Muslim Personal Law Board saying that it's unconstitutional, but here you have in the Constitution Article 44 saying that it needs to be promoted. And what we understood from Dr. Faizi is that, the stalwart Dr. B.R. Ambedkar ji also wanted to push for it. How do you see this then? Why is there such resistance to something and such fear mongering? Also, another question in addition to that, it's ironic that how can they even speak for all minorities, because Muslims are the second largest community, Christians are the third largest, Sikhs are the fourth largest, Buddhists, Jews, Jains, atheists, Parsi. So again, what is this politics, where everybody is kept confused? As Faizi said, first of all, they claim to speak for all Muslims, and then they claim to speak for all minorities. So if you could talk on those two topics. हाँ, द थिंग इज दैट कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है एज इंस्टीट्यूशन, पहले तो उनसे सवाल ये करना चाहिए। वो एक एनजीओ के जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उनको ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो रिप्रेजेंट करें पूरे माइनॉरिटी को? यही समझ में नहीं आता है। एंड देन दे गो अहेड एंड दे गिव सच अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट। अगर आप उनकी स्टेटमेंट और लॉजिक की बात करें तो उन्होंने ये तक लॉजिक दिया था कि अगर ट्रिपल तलाक हटा दिया जाएगा तो देन हस्बैंड विल किल देयर वाइफ्स, वो अपनी औरतों को जान से मार देंगे। तो जिनकी तरफ से इतनी बेहुदा आर्ग्यूमेंट आती है, उनसे उम्मीद करना किसी भी सैनिटी की बहुत ही बेवकूफ़ाना चीज़ होगी बेसिकली। तो मतलब ये जो डिस्कशन भी है, हमें इस डिस्कशन में ये नहीं सोचना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या बोल रहा है, हमें ये सोचना चाहिए कि ये क्यों बोल रहे हैं एंड ये कैसे माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करने वाले होते कौन हैं बेसिकली। दूसरा, जो फैजी जी हर जगह बोलते हैं और मैंने भी कई जगह बोला है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड रूल होता है सर्टन फैमिली के द्वारा, वो भी अशराफ कम्युनिटी से। तो जो रेस्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम है उनसे उनका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो ना उनके समाज को समझ पाते हैं और ना वो जानते हैं कि उनकी ज़रूरतें क्या हैं जब वो लॉज की या किसी भी चीज़ों की बात कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, मैं क्यों बात करती हूँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर किसी भी समाज के अंदर उस समाज को बहुत आगे जाना है तो उनकी औरतें कहाँ खड़ी हैं,
वो चीज़ बहुत मैटर करता है, और उन्हें रिसोर्सेज में कितना पार्टिसिपेशन मिल रहा है, ये दोनों चीज़, यानी सामाजिक न्याय भी मिलनी चाहिए, और वो सामाजिक न्याय औरतों तक जाना चाहिए, सिर्फ समुदाय को नहीं, उस समुदाय के अंदर की औरतों को भी मिलना चाहिए। क्योंकि अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी सोसाइटी की अगर आपको सच्चाई जाननी है तो आप उनकी औरतों की हालत देख लीजिए। तो एक तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जब ये बनेगा तो इसके अंदर सिंपल जो लॉजिक होगा वो होगा ह्यूमन राइट्स के ऊपर, जहाँ पे एवरी इंडिविजुअल वुड बी इक्वल। तो वहां पे विमेन के साथ बहुत सारी जो इंसाफ की बातें हैं वो सामने आएंगी, बनिस्बत इस पे कि जो एक माइंडसेट है कि हम अलग हैं और इसलिए हमको अलग लॉ चाहिए। और हम अलग क्या हैं, आप देखिए पॉलीगैमी अलाउ किया गया है अलग अलग कह के, बट कितने इंडियन मुस्लिम हैं जो बेसिकली पॉलीगैमी को एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं? नहीं करते हैं। डेटा वाइज इवन आदिवासी बहुत ज्यादा करते हैं रेदर देन इंडियन मुस्लिम के। तो ये इससे आपको क्या मालूम पड़ता है? इससे आपको ये मालूम पड़ता है कि जो पाशमानदा समाज है, यानी जो ज्यादातर इंडियन मुस्लिम है, उनका जो एक कैरेक्टरिस्टिक है, उनका जो एक कल्चर है, वो इंडिया के हिंदू से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि इसी लैंड पे हम सब बड़े हुए हैं, बस धर्म की पद्धति अलग अलग है। तो इस वजह से हमारे रहने का, सोचने का, बाकी चीजों का तरीका भी बहुत है। शादियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। यू ऑल्सो नो कि किसी घर में ये नहीं सोचा जाता कि शादी हो गई है तो डिवोर्स हो जाएगा इतनी इजीली। इट्स अ वेरी बिग थिंग। ऐसा जो 3 बार तलाक बोल बोल करके उसको बहुत नॉर्मलाइज किया गया, वो चीज नहीं है रियलिटी में। तो हमारी जो जरूरतें हैं, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो सब अलग है। बट यहाँ पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड हो या फिर जो फ्यूडल माइंडसेट के अशराफ है, फ्यूडल माइंडसेट की मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि एक्चुअली में रिलीजन से उनका कुछ लेना देना नहीं है, बट क्योंकि रिलीजन को इस्तेमाल करके एक अपनी अलग आइडेंटिटी बना के उस पर राज किया जा सकता है। वो जो फ्यूडल मेंटालिटी वाले लोग हैं, जो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत लिबरल लाइफ स्टाइल एंजॉय करते हैं, वो भी इसको प्रमोट करते हैं जस्ट टू हैव दैट अथॉरिटी ओवर इंटायर कम्युनिटी। तो उनका सिर्फ इतना ही लेना देना है, उनको बाकी कम्युनिटी को की जरूरतें क्या है, उनका किस तरह से भला होगा, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ऑब्वियसली ऐसे स्टेटमेंट देगा क्योंकि उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो पर्सनल लॉ पे डिपेंड है। अगर पर्सनल लॉज खत्म हो गए तो फिर उनका जो एग्जिस्टेंस है या जो उनकी जरूरत है या जो भी वो पावर एंजॉय करते हैं वो किस वो रही नहीं जाएगा ना। अगर खाप पंचायतें जो हैं वो हमेशा इस चीज को अपोज करेंगी कि किसी भी तरह का जो डिस्प्यूट है वो कोर्ट में जाए, वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा खाप पंचायतों में निपटे, क्योंकि ये इनको पावर देता है पैरेलल जुडिशरी सिस्टम के जैसे। तो ये सारे जो रीजन है, एंड जैसे ज्यादा जस्टिस पाने की जो गुंजाइश होती है वो ज्यादा आपको एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, जहाँ पे आपको एक जानकार बंदा जो लॉ को जानता है और समझता है वहां पे ज्यादा होगा, या फिर एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में जहाँ एक मौलवी बैठा है और वो अपने हिसाब से उसकी जो भी तंग दिमाग है उस हिसाब से आपको फैसला दे देगा, और साथ में जो ऑलरेडी आपके समाज से बहुत जुड़ा हुआ नहीं है, जिसका पाशमानदा कम्युनिटी की तरफ बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं है, उनको अपना नहीं समझता है, वो आपको जस्टिस प्रॉपरली देगा, वो नहीं देगा। आप एक चीज देखिए, इस्लाम के अंदर भी ये बहुत क्लियरली मेंशन है कि विमेन को इनहेरिटेंस राइट है। जब 1935 में ही ये एक्चुअली शरिया लॉ 35 में ही के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, 47 में नहीं, उसके पहले इंडियन मुस्लिम भी कस्टमरी लॉ मानते थे, जिसका जो कस्टम था वो वही लॉ मानता था, कोई शरिया लॉ नहीं था, और तब भी इंडियन मुस्लिम ही थे। राइट, कोई इसको उनको नहीं कहता था कि आप मुस्लिम नहीं है। तो उस टाइम पे इंटरेस्टिंग। जब आया था तो उसमें एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट यही था, क्योंकि हिंदू बिल कोड के अंदर भी इनहेरिटेंस का नहीं था, क्योंकि उनको कर्ता नहीं माना जा सकता, जो बाद में अमेंड हुआ है। तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर था कि आपको आधा मिलेगा लड़कों से, लेकिन मिलेगा। तो ये माना गया कि ये लड़कियों के हित में है, तो इस लॉ को लाया जाए, इसके लिए बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था। लेकिन आप ग्राउंड पे देखते हो कि ऐसा होता नहीं है, वुमेन को नहीं मिलता है अपना इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी में। कभी आपने देखा है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ को या किसी को भी इस बात बारे में अवेयरनेस फैलाए जाकर के कि ये आपका शरिया का हक है औरतों के लिए? नहीं फैलाते हैं। राइट। तो इससे ये भी मालूम पड़ता है कि अगर कितना उनको कंसर्न है, कितना कंसर्न है कम्युनिटी के बारे में, उनकी रियलिटी के बारे में। तो कंसर्न सारा का सारा है अपनी सत्ता अधिकार को बचाए रखने का, एंड यूसीसी अगेंस्ट होगा उनके
एग्जिस्टेंस के, तो वो उसके अगेंस्ट लड़ने ही वाले हैं बेसिकली। दूसरी चीज ये है कि मैं इतना जो वो करती हूँ, हमेशा ये देखा गया है कि जब भी मैनेजमेंट या जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास आता है तो वो बेटर होता है, वो मैनेजमेंट उसमें जस्टिस के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर जो सिविल मैटर है, जिस तरह से हिंदू बिल कोड एक रिटन फॉर्म में है और वो सारे मसले कोर्ट में जाते हैं, वैसे ही अगर हर कम्युनिटी के साथ होगा तो हमें उम्मीद है कि ज्यादा जस्टिस सही तरीके से हमें मिल पाएगा। तो ये रीजन है। तीसरा, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक एक इंटीग्रिटी की बात भी करता है, जो देश के लिए बहुत अच्छा है। एंड मुझे लगता है जो देश के लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा होगा, चाहे पाशमानदा हो, इवन अशराफ कम्युनिटी भी हो। तो ये भी एक मेरा रीजन है। तो यूसीसी को सपोर्ट करने का रीजन एज अ विमेन है, एज अ पाशमानदा है और एज ए इंडियन भी है। Dr. Faizi, lastly, want to understand from you because clearly a ground is being set कि जहाँ पे fear mongering, rumor mongering चल रही है, डराने की, फिर clashes setup होंगे और पिसेगा ultimately गरीब मुसलमान, गरीब हिंदू। तो आपका मैसेज क्या होगा? बिकॉज क्लियरली जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम है उस पे इसका कुछ नहीं हो रहा है, और आप कैसे कहना चाहेंगे टू द ऑडियंस की, आप कैसे एजुकेट करना चाहेंगे कि इट हैज नथिंग टू डू विद एनीथिंग अबाउट द फेथ? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक शरिया की बात है, शरीयत जो है, शरिया लॉ है, वो समय समय पे बदलता रहा है। कोई दैवीय ये लॉ नहीं है, ये कुरान की तरह एकदम फिक्स नहीं है। तो शरिया लॉ में बदलाव हो सकता है। आप देखेंगे कि जितने भी 20, 25, 50 देश में मुसलमानों के चले जाए, सबके अलग अलग शरिया लॉ चलते हैं। ईरान में अलग कुछ शरिया लॉ है। आप रिसेंटली अब तालिबान का अलग शरिया लॉ है, सऊदी अरब का अलग शरिया लॉ है। तो वो मैन मेड होता है, उसमें चेंज कर सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह कोई संविधान इस देश में, इंडिया में, अगर इस पारिवारिक मामलों में भी या पर्सनल लॉ में भी यूनिफॉर्मिटी लाने का प्रयास होता है, तो मैं समझता हूँ इसका स्वागत करना चाहिए और इसको इस्लाम पे खतरे के रूप में नहीं देखना चाहिए। इस्लाम पे कोई खतरा नहीं, हम नमाज पढ़ सकते हैं, रोजा रखते हैं। मैं देखिए, आज मैं समझता हूँ कि 3-4 दिन और रह गए हैं रमजान खत्म होने, पूरा महीना हम लोग रोजा रहते हैं। इसमें भी आप देखेंगे पसमानदा कम्युनिटी के लोग ज्यादा धार्मिक होते हैं, क्योंकि पसमानदा भारतीय मूल का होता है और भारत मूल के लोगों का एक बड़ा आध्यात्मिक रुझान होता है। वो चाहे जहां भी हो, जिस लोकेशन पे हो, उनका कहीं ना कहीं एक आध्यात्मिक झुकाव होता है। तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो इसको इस्लाम में खतरा बताना, मुसलमानों पे खतरा बताना, ये चंद लोग हैं, अशराफ वर्ग, जो शासक वर्ग है, जिनको शासन सत्ता से मतलब है, न इस्लाम से उनका लेना देना, न मुसलमानों से कोई लेना देना है। वो अपना खेल खेलते रहते। इसी खेल पे पाकिस्तान बनाया, इसी खेल पे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और मैंने अभी नाम गिनाया छोटे छोटे पाकिस्तान के। एक बात मैं और भी कहना चाह रहा हूँ कि जब यूसीसी पे जब ड्राफ्टिंग हो, जब बात हो, तो जो भारतीय मूल का मुसलमान है, जिसको हम देशज पसमानदा कहते हैं, इसके भी प्रतिनिधियों को बुला के बात किया जाए, क्योंकि हमारा कल्चर अलग है। देखिए, जो हिंदू संयुक्त परिवारों को टैक्स में छूट मिलता है, बहुत कम लोग जानते हैं, तो वो मुसलमानों को नहीं मिलता है। तो एक तरफ मुसलमान होने का हम नुकसान भी उठाते हैं और भारतीय होने का भी हम नुकसान उठाते हैं, क्योंकि पसमानदा भी हिंदुओं की तरह उसका भी जो कल्चर है, संयुक्त परिवार का कल्चर है। मुझे याद है कि हम लोग, अंकल वगैरह, हमारे दूसरे दादा के लोग भी, सब हम लोग एक साथ बचपन में रहा करते थे। और अब न्यूक्लियर फैमिली का जमाना है। अब जो संयुक्त परिवार जो है, कंबाइंड फैमिली धीरे धीरे टूट रही है। लेकिन ये है जो हिंदू को पर्सनल लॉ की तरफ उनको जो है कि जो हिंदू परिवार संयुक्त परिवार है, उसको टैक्स में कुछ चीजें छूट मिलती हैं, तो वो छूटें हमें भी मिलना चाहिए भाई, कि कल्चर तो हमारा भी संयुक्त परिवार रहने का है। तो जब यूसीसी की बात होगी, हम जब प्रतिनिधि के तौर पे बुलाए जाएंगे, तो हम इस बात को वहां रख सकते हैं कि भाई, हमारा कल्चर भी जो है क्षेत्र विशेष का कल्चर है, संयुक्त परिवार का कल्चर है। हमारे कल्चर के हिसाब से हमें भी संयुक्त परिवार का जो छूट देते हैं वो हमें भी मिलना चाहिए। दूसरा, हम लोग आम खाने वाले हैं, हमारे ऊपर खजूर खाने का दबाव क्यों है? खजूर खाने वाली तहजीब, सभ्यता, ईरान और इराक वाली सभ्यता के, इस्लाम से इसका लेना देना नहीं है। ईरान की असल में क्या है, अशराफ वर्ग जो है वो इस्लाम और मुसलमान नाम पे अपना अरबी ईरानी कल्चर थोपता है। अरबी से ज्यादा इस देश में ईरानी कल्चर का प्रभाव, इसलिए हमारे यहाँ जमशेद, तरन्नुम, फिरोजा, इस तरह के नाम आपको मिलेंगे। अब ये थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो रहा है, अरबिक नाम मिल रहे हैं। ज्यादातर पर्शियन नाम इंडिया में मिलते थे, जमशेद नाम होगा, फिरोज नाम होगा, और इसीलिए लोग कंफ्यूज कर जाते हैं फिरोज गांधी से, क्योंकि भी मुसलमान होंगे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर्शियन लैंग्वेज वाले मुसलमान आए, जो सेंट्रल एशिया के मुसलमान थे, ईरान के मुसलमान थे, जिनकी भाषा फारसी थी या पर्शियन थी।
अब धीरे धीरे जागृति, लोग पढ़ लिख गए तो लोगों को लगा कि नहीं, इस्लाम तो अरब से निकला था, तो वो अरबी अपना नाम रखने लगे हैं लोगों का, वरना पहले जैसे खुशबू, तरन्नुम, फिरोज, जमशेद नाम होते थे। तो वो कल्चर हमारे ऊपर वो थोपना चाहते हैं इस्लाम के नाम पे। अब पसमानदा जाग चुका है, हम लोग अवेयरनेस ला रहे हैं, हमारा कल्चर है। इस तरह हिंदू को संयुक्त परिवार के लिए छूट मिलता है, हमें भी छूट मिलना चाहिए। तो कहने का ये मतलब कि जो भी इसमें जब ड्राफ्टिंग हो तो सिर्फ चंद शेरवानी पहने हुए लोगों को या बाहर से आए हुए अशराफ मुसलमान कोट टाई पहने हुए लोगों को आप बैठा लें, उन्हीं से सारे मुसलमानों को समझे, वो संख्या भी उनकी बहुत कम है। वो 90% मुसलमानों की बात ही नहीं करता है, वो अपने अरबी ईरानी है, वो तो अपने अरबी ईरानी कल्चर के हिसाब से बात होता है। मैं बताऊं पॉलीगैमी से कि अशराफ अपने अपने बाप को दूल्हा बना के खुशी खुशी ले जाता है दूसरी अम्मी लाने के लिए। हमारे यहाँ पसमानदा में इसका तस्वर भी नहीं है। हम अपने बाप की जगह किसी को नहीं दे सकते हैं, अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देख सकते। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। हमारा एक दोस्त है, वो हमारा जूनियर था मेडिकल कॉलेज में, और इस वक्त वो सर्जन है, और उस वक्त उसका सर्जरी में एडमिशन हो गया था। उसकी माता का देहांत हो गया और उसके बाप की उम्र 54-55 साल थी, और गांव मोहल्ले के लोगों ने समझा बुझा के उनकी शादी करा दी, एक बेवा से शादी करा दी। ये भी मैं बताऊं पसमानदा कल्चर क्या है, अगर किसी का जोड़ा टूट जाता है चाहे तलाक की वजह से या फिर मृत्यु की वजह से, तो फिर उसकी शादी जो है ना दुआ से होती है। यानी जिसकी एक शादी जिसकी भी टूट गई, मतलब वो कुंवारे से फिर उसकी शादी नहीं होती। ये कल्चर है हमारा, और ये हिंदुओं में भी है और इसीलिए पसमानदा में भी है। तो हमारे यहाँ दुआ की शादी, दुआ तो मैंने जो सेकंड मैरिज, उसके सेकंड मैरिज वाले से ही होती है। तो उनकी भी एक शादी लोगों ने करा दी, बच्चे छोटे थे। वो लड़का डॉक्टर है। आप समझ सकते हैं कि एक बायोलॉजिकल नीड और एक सोशल नीड होती है, एक जो जोड़े में रहने का, एक आदमी को अपने ऐसा एक जोड़ा चाहिए। वो सब बात समझ रहा है, इस्लाम का भी चूंकि बहुत अच्छा जानकार है, तो वो ये जान रहा था कि इस्लामिक एतबार से भी माँ के मरने के बाद उसके पिता अगर दूसरी शादी करके ले आते हैं तो वो इस्लामिक एतबार से भी ठीक है, भारतीय हिसाब से भी ठीक है, और जो है जो मेडिकल साइंस के हिसाब से ठीक है। लेकिन वो कल्चरल नहीं है। हमारे कल्चर में शादी ब्याह का संबंध जन्म जन्मांतर का होता है, वो हमारे कल्चर में कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में चलता रहता है। वो पढ़ा लिखा लड़का होने के बाद भी इसको कबूल नहीं किया और घर छोड़ के चला गया। 2-2.5 साल तक वो घर नहीं आया, अपने वालिद से इस तरह से नाराज था। फिर हालांकि मेरी बहुत आर्गुमेंट होती थी, हमने कहा कि इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहता था कि मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अंदर से उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन वहां अशराफ वर्ग में जाएंगे, वो खुद अपने अब्बा को दूल्हा बना के बाल और कलर करा के ले चलते, चलिए अब शादी कर ले। तो उनका कल्चर अलग है, हम बुरी बात नहीं है, हर आदमी का अपना कल्चर होता है। वो 4 बीबी रखे, 75 बीबी रखे, हमसे मतलब नहीं है। हमारे यहाँ उसका कल्चर नहीं है। हम अपनी माँ की जगह किसी को नहीं देख सकते हैं, और हम अपने बाप की जगह भी किसी को नहीं देख सकते। तो ये जो कल्चर वाला है वो एक मैंने इसलिए बताया ताकि क्लियर हो। तो ड्राफ्ट जब बने तो उसमें भारतीय मूल के देशज पसमानदा मुसलमानों के प्रतिनिधि को भी उसमें बुलाया जाए और यूनिफॉर्मिटी की तरह जाए। हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम इसको अच्छा समझते हैं कि अगर सारे विद्वान इस देश के बैठ के पारिवारिक मामलों के लिए भी आज के आधुनिक काल में, जैसा कि आमना जी कह रहे थे, किसी का ह्यूमन राइट वायलेट ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। देखिए जुल्म ऐसा नहीं कि मर्द करता है, महिलाएं भी जुल्म करती हैं जहां मौका देख लेती हैं, ऐसा नहीं है। तो एक लिमिट बननी चाहिए, एक वो होना चाहिए। किसी देखिए ह्यूमन नेचर ऐसा है ना कि जरा सा इसको जो है आजादी मिलती है तो उसका मिसयूज भी करने लगता है। तो वो उसी मिसयूज से बचने के लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाया जाता है समाज में, कि हर समाज एक लॉ एंड ऑर्डर से चले। हमारे पास जैसे हमारे पास मैं एसपी बन गया, पुलिस अगर है, दरोगा चाहे तो बहुत ज्यादा वायलेट करके जुल्म ज्यादती कर सकता है, लेकिन उसको भी कंट्रोल किया जाता है, उसको भी अपने गोली का हिसाब देना है, उसको भी देखना है कि वो एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहा है कि नहीं, उस पर भी एफआईआर हो सकता है। तो उसको एक कंट्रोलिंग होना चाहिए। उसी तरह से अब पर्सनल लॉ को अनकंट्रोल छोड़ दिया गया, मुस्लिम मामलों में पर्सनल लॉ के जिम्मे छोड़ दिया गया। तो चंद्र उलमा जो है, जिनको मॉडर्न एजुकेशन बिल्कुल नहीं होता, एक लाइन अंग्रेजी लिख नहीं पढ़ते, वो हमारे एक मौलवी हमारे शादी ब्याह के और उत्तराधिकार के इस तरह के जो मामले हैं उसको कंट्रोल करे, वो भी अनकंट्रोल। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो हमारे ऊपर कंट्रोल करती। आजकल के आधुनिक युग में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। सबको मिल बैठ के यूनिफॉर्मिटी की तरफ पर्सनल लॉ में भी आना चाहिए। हम इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि को ना हमें बुलाए ना आमना को बुलाए, लेकिन हमारे समाज के भारतीय मूल के मुसलमानों को भी, धोती पहनने वाले और साड़ी बिंदिया पहनने वाले को भी बुला के उनसे पूछा जाए, भैया कि आप इस यूनिफॉर्म के बारे में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मन से। जी बट अशराफ तो होंगे ही प्रोटेस्ट करने के लिए, तो आप लोग डिफेंड करने के लिए तो होंगे। आमना, lastly, what would you like to say? Because
it's unnecessary, these clashes that are being tried to set up, right? This fear mongering, it is not taking away anything from your faith. It is not taking away anything from the 8 major world faiths which inhabit India. Right, So right. what would your message be? द सिंपल थिंग आई थिंक इस पे और ज़्यादा बात होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी भी कम्युनिटी के बहुत लोग हैं, उनको ये बहुत रहता है कि क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाएंगे, या फिर क्योंकि एक चीज़ होती है, आपको अपने धर्म से एक लगाव होता है और आपका अपना एक खुदा से लगाव होता है, तो आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने धर्म से भटकें। उसमें ये चीज़ की जो हाँ, जो ये चीज़ का जो भी बोला था फैज़ल जी ने कि इस तरह का जो फ़ियर मॉन्गरिंग है या अफ़वाह है या रूमर्स है कि आपको अपने तरीके से अपने कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देंगे, आपके नमाज़ पढ़ने का तरीका आपको नहीं फ़ॉलो करने देंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो अफ़वाहें हैं, इन पे एक्चुअली बहुत बात करने की ज़रूरत है कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ़ लॉ की। आप ऑलरेडी क्रिमिनल लॉज के अंदर नहीं फॉलो करते हैं शरिया, तो क्या आप इससे मुसलमान नहीं हैं? आप हैं। गोवा में ऑलरेडी पुर्तगीज यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो वहाँ के जो मुस्लिम हैं वो ऑलरेडी सिविल कोड फॉलो करते हैं, या फिर जो लोग वेस्ट में जाते हैं वो भी फॉलो करते हैं। तो इस वजह से आप मुस्लिम नहीं रहेंगे या आपके इस्लाम पे खतरा हो जाएगा, ये जो गलत फहमी है ये समझाने की ज़रूरत है। इनफैक्ट मैं कहती हूँ सिर्फ चलो पाशमानदा तो समुदाय है जो ऑलरेडी एक डाउन ट्रोडन जिसको समाज बोलते हैं, जिसपे मतलब उनको और भी अपने आप को पढ़ लिख के बदलना है। मैंने तो उन लिबरल हिंदूज को देखा है जो मुझे ये आर्ग्यूमेंट देते हैं, और मुझे बड़ा ही हैरानी होती है कि ये तो पढ़े लिखे हैं। वो जब मैं पॉलिसी के सेक्टर में काम करती हूँ, तो जो पॉलिसी को समझते हैं उसने मुझे ये आर्ग्यूमेंट दिया फ्रॉम द हिंदू कम्युनिटी। तो एक ये जो माइंड सेट बना हुआ है कि इसका मतलब ये है कि इनको इनका धर्म ही नहीं फॉलो करने दिया जाएगा, उस पर बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है मुझे लगता है, ताकि कोई इसको मिसयूज ना कर सके। तो ये कम्युनिकेशन की जो जिम्मेदारी है थोड़ी सी गवर्नमेंट पे भी है। I think एक that चीज was मैं भी very ऐड करना जी चाहूंगा, अगर बेग जी साहब आप कहें तो। ये जो या आप कह रहे थे कि ये जो है इस वक्त बहुत खराब हालात हैं, वो एक स्टेटमेंट था ना उनके सचिव का कि या 1947 से भी ज्यादा खराब हालात हैं। खालिद सैफ अली रहमानी। देखिए, मैं सैयद साहब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के भी चेयरमैन है और अल्पसंख्यक मंत्री भी सैयद साहब हैं। ये तो राजा आज भी है, कहाँ से इनको लग रहा है कि जो है सबसे खराब हालत है? भाई आज भी आप राजा हो, अल्पसंख्यक मंत्री आप ही हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आप भी चला रहे हैं, मदरसा आप भी चला रहे हैं, कानून किताब सब मंत्री आप भी बने हैं। राजा तो आप उस वक्त भी थे और आज भी राजा हैं, पाकिस्तान में भी राजा है, इंडिया में भी राजा है। मुझे तो नहीं लगता कि आप लोग बहुत खतरे में। तो हालात तो हमारे खराब है पसमानदा मुसलमानों के, हमारा कहीं कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो मैं थोड़ी सी बात ऐड करना चाहता हूँ जी। नहीं, इसी पे मुझे इस पे भी याद आया ना कि हामिद अंसारी साहब को इस देश ने सब कुछ दिया, वाइस प्रेसिडेंट रहे इतने साल, उससे पहले इतने बड़े बड़े ओहदे थे, और एंड में जाके रिटायरमेंट के बाद जब पावर चला गया तो उसने कहा ये देश में अब मुसलमानों को डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो आई थिंक, आई होप विद दिस स्टेटमेंट पीपल रियलाइज पावर गेम्स and their reality and understand culture is तो अभी different. अभी उनको हामिद अंसारी को फॉरेन मिनिस्टर बना दीजिए, इंडिया सबसे अच्छी जगह हो जाएगी मुसलमानों के लिए। चलिए, इसी नोट के साथ we will wrap up. It has been a pleasure to have you, Faizi Saab, and hope to have you more often and educate us and educate the viewers about the other issues which actually matter to the Muslim community. Thank you everyone. Please do like, share and subscribe our channel, and it was a great talk today. Thank you.